Hello students, my name is Ashutosh Dutt Mishra. Welcome to English Honors classes. And in this lecture, we will continue our discussion on Abhigyan Sakuntlam. तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने एपिक और ड्रामा का जो अंतर है बेसिकली कि किस तरीके से महाभारता एक एपिक है और अभिज्ञान शकुंतलम एक ड्रामा है, तो वो जो फॉर्म का डिफरेंस है वो हमने समझा था। और ड्रामा पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेटीज है भरत का नाट्य शास्त्र, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ ओरिजिनल टेक्स्ट में जो एक्ट वाइज समरी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पिछले क्लास में जो है वो एपिक और ड्रामा का अंतर समझा था, और अब जो है वो हम भरत के नाट्य शास्त्र पे बात करेंगे। हमने अगर आपने पिछले लेक्चर्स देख रखे हैं तो यू ऑलरेडी नो दैट नाट्य शास्त्र इज बेसिकली अ treatise on dramatic art that outlines the purpose and role of drama in ancient India। तो भरत मुनि नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भरत उन्हीं का नाम हुआ, उन्होंने एक किताब लिखी। उस समय उसको ट्रीटीज बोलते थे बिकॉज इट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड फॉर्म नहीं होता था, तो ट्रीटीज लिखा जाता था। तो डेट इज वाई तो उन्होंने जो लिखा उसको आप नाट्य शास्त्र के नाम से जानते हैं। और नाट्य शास्त्र में ये जो नाट्य वर्ड है, नाट्य वर्ड का मतलब होता है ड्रामा और डांस दोनों इंक्लूडेड है। इट इज नॉट ओनली ड्रामा। नाट्य वर्ड से ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ ये ड्रामा या सिर्फ ये नाटक है। इसमें जो डांस के फॉर्म है, जब हमने संस्कृत ड्रामा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने उसमें आपको क्लैरिफाई किया था कि संस्कृत ड्रामा ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ सम साउथ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। तो डांस के जरिए भी कुछ एक चीजें इम्पार्ट करने की कोशिश की जाती थी, परफॉर्मेटिव एक्टिविटीज होती थी। सो नाट्य शास्त्र इंक्लूड्स बोथ नाटक एज वेल एज ड्रामा। तो नाट्य शास्त्र जो है वो नाटक और जो डांस एंड ड्रामा, एक्चुअली डांस और ड्रामा जो है वो दोनों इंक्लूड करता है। भरत इसके ऑथर है, इसके राइटर हैं, एंड ही इज रेफर टू एज फिफ्थ वेदास। वेद एक पदवी दी जाती है, एक मिनट। सो एक पोस्ट दिया जाता है, एक टाइटल दिया जाता है जिसको आप उन्होंने क्या किया, देखिए इस बात को समझिए। ड्रामा का पर्पस क्या था? व्हाट इज, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रामा, सो इट इज टू टीच द ऑडियंस or to impart some sort of knowledge of supreme importance into the audience or into the common people। तो साधारण लोग भी, क्योंकि इसके पहले वेद थे, वेद नॉर्मल लोगों को अवेलेबल नहीं था, लेकिन नाट्य शास्त्र जो है या जो ड्रामा है वो कॉमन लोग भी समझ पाए। पर्पस सिंपल सा यही था, और उनको वो टीचिंग एंटरटेनमेंट के फॉर्म में प्रोवाइड कराई जा सके। दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए ड्रामा अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र का जो पहला चीज है जो आपको ध्यान रखना है, इट इज विद द एम ऑफ टीचिंग एंड एंटरटेनिंग। ये टीच भी करना है और एंटरटेन भी करना है। ड्रामा इस तरीके का कुछ होना चाहिए कि आप कुछ सिखा भी दे और सामने वाले का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, जो ऑडियंस है वो एंटरटेन भी हो रही है। ड्रामा इज एन एंशिएंट इंडियन ancient drama in ancient India played a vital role in education and moral instruction, leading people on the path of dharma, duty। तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करता था, स्पेशली मोरालिटी का लेवल अप करने के लिए। जो भी मोरल वैल्यूज हैं जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथ, ये सब जो चीजें हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो मोरल इंस्ट्रक्शन है, तो उन चीजों को लोगों में इम्पार्ट करने के लिए ड्रामा का यूटिलाइजेशन किया जाता था। ये बात समझाने के लिए मैं कई बार एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं यहाँ पे उस चीज को एग्जाम्पलीफाई कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आप चीजों को। जैसे लिटरेचर या जो ड्रामाज हैं, जो भी स्टोरीज हैं, वो एक्चुअली करती क्या है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, और वो बच्चा, उस बच्चे को आप रोज बोल रहे हो कि देखो बाबू सच बोलना चाहिए। वो लिख भी रहा है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये वो बार बार लिखता है। और आप उसको रोज रटवा रहे हो कि सच बोलना चाहिए। ये करने के बावजूद भी इस बात की क्या गारंटी है कि जब टाइम आएगा तो वो सच बोलेगा? तो पॉसिबिलिटी है कि जब वो टाइम आएगा तो वो सच नहीं बोलेगा। लेकिन आप उसे वो
मरमेड वाली स्टोरी सुनाई है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जिसका जो एक्स है, जो उसकी कुल्हाड़ी है, वो गुम हो जाती है। हम सब ने वो बचपन में वो कहानी सुन रखी है कि एक लकड़हारा है, उसकी वो नदी किनारे जाता है लकड़ी काटने के लिए, उसकी लोहे की कुल्हाड़ी होती है, वो पानी में गिर जाती है। फिर उसमें से एक मरमेड, एक जलपरी जो है वो निकल के आती है, वो उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखा के पूछती है कि क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो वो सच बोलता है कि नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर चांदी का दिखाती है, फिर भी वो बोलता है नहीं, मेरी नहीं। फिर वो आयरन एक्स जो है वो उसको दिखाती है, और तब जाकर के वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरा है। और फिर उसको तीनों कुल्हाड़ी मिल जाती है, सोने और चांदी वाली भी, वो खुशी खुशी घर आ जाता है। यही बात उसके पड़ोसी को पता चलती है, वो लालची होता है, वो भी वहां जाता है। और फिर कहानी हम सबने सुनी रखी है ऑलमोस्ट, और वो पहली ही कुल्हाड़ी देखकर जानबूझ के कुल्हाड़ी गिरा देता है। मरमेड निकल के आती है, सोने की कुल्हाड़ी दिखाती है, पूछती है तुम्हारी है? वो बोल देता है कि हाँ ये मेरी है, और फिर उसको कोई कुल्हाड़ी नहीं मिलती। ये कहानी अगर प्रेजेंट की जाए, या ये कहानी आप किसी बच्चे को सुनाए, वो बच्चा जो इसमें बिलीव करे कि हाँ मरमेड जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब वो बच्चा 6 7 8 साल का हो, इस तरीके का हो, तो उसके कैरेक्टर में चेंज आएगा, वो सच बोलेगा। इस बात की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कि आप डायरेक्टली उसको वो प्रीच कर रहे हो कि सच बोलना चाहिए। So what literature plays a very significant role, a very vital role in education. That is the point which I am trying to convey. And moral instruction. तो ड्रामा के जरिए भी यही किया जा रहा था, और भारत का जो नाट्य शास्त्र है वो यही बताता है। So नाट्य शास्त्र was meant to be accessible to all in contrast to the first four Vedas which were often restricted to certain groups. जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेद थे वो कुछ स्पेसिफिक क्लास के लोगों के लिए ही, जैसे ब्राह्मणों के लिए ही उपलब्ध थे, या जो रॉयल क्लास के लोग थे उनके लिए ही उपलब्ध थे। लेकिन जो नाट्य शास्त्र है, इट वाज अवेलेबल फॉर द जनरल मासेस, फॉर द कॉमन मास एज वेल। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो नाट्य शास्त्र एक बुक है, एक ट्रीटीज है जो ड्रामा के बारे में बात करता है। बताता है कि ड्रामा जो है, अगर मैंने ये बात कही थी कि ड्रामा का जो काम है वो ये है कि लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना, कुछ इंस्ट्रक्ट करना, विथ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, मोरल इंस्ट्रक्शन, और जो वैल्यूज है, जो धर्म के पाथ पे, जो ड्यूटी का पाथ है, उसको वो लोग फॉलो कर सके। ये इट इज द पर्पस ऑफ ड्रामा। ये सारी बातें नाट्य शास्त्र में लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लीजिए, नाट्य शास्त्र प्रोवाइड्स 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, 10 टाइप के ड्रामा की बात करता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और 10 टाइप के ड्रामा का जो डिवीजन है ये थीम के बेसिस पे, प्लॉट के बेसिस पे और कैरेक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है। इसमें से जो दो टाइप हैं, जैसे एक है नाटक और एक है प्रकरण। सो जो नाटक और प्रकरण प्ले है ये फुल लेंथ प्ले होते हैं, जिसमें विच हैव 5 to 10 एक्ट्स फोकसिंग ऑन हिस्टोरिकल एंड फिक्शनल प्लॉट्स रेस्पेक्टिवली। तो जो नाटक है उसमें हिस्टोरिकल प्लॉट्स होते हैं, और जो प्रकरण प्लेज हो जाएंगे उसमें फिक्शनल प्लॉट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभिज्ञान शकुंतलम इज अ नाटक अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र बिकॉज इट इज फोकसिंग ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। एपिक को भी अगर आप देखें तो वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करता है, मतलब वो पूरी तरीके से माइथोलॉजी या पूरी तरीके से फिक्शनल नहीं होती है, उसमें हिस्ट्री के एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। Now comes Bhanas and satirical monologues, while tragedies and comedies have 1 to 4 acts varying level of importance. तो जो नाटक और प्रकरण थे उसमें टोटल आपको 5 to 10 एक्ट्स होते थे, किसी में 5, किसी में 6। जैसे if we talk about अभिज्ञान शकुंतलम, it has total 7 acts। तो अभिज्ञान शकुंतलम में 7 एक्ट्स है, एक्ट्स पार्ट बाय पार्ट जो ड्रामा को डिवाइड किया जाता है। And Natyashastra draws from the first 4 Vedas to include recitative quality, histrionic representation, rituals and style, and theory of रस। theory of रस की भी बात की जाती है भरत के नाट्यशास्त्र में। रस का मतलब यहाँ पे इमोशन से है, और 8 प्राइमरी रस बताए गए हैं, इमोशनल स्टेट्स बताए गए हैं। इमोशनल स्टेट्स का सिग्निफिकेंस ये है कि व्हेन द ऑडियंस इज वाचिंग द ड्रामा, what kind of emotion will emerge in the psyche of audience और in the mind and soul of audience। तो कौन से इमोशंस जो है वो इमर्ज होंगे ये। और थ्योरी ऑफ रस के अकॉर्डिंग 8 टाइप के इमोशंस, प्राइमरी इमोशनल स्टेट्स होते हैं। ऑल दिस थिंग्स हैव बीन स्टेटेड इन द नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि और भरत।
और ये जो 8 रस बताए गए हैं, जैसे पहला है श्रृंगार, सेकंड इज हास्य, थर्ड इज रौद्र, फोर्थ इज करुण, फिफ्थ इज वीर, फिर अद्भुत, विभत्स एंड भयानक। तो ये अलग अलग रस है। जैसे अगर आप ग्रीक ट्रेडिशन में देखेंगे तो वहां कैथारसिस की जो बात की जाती है, पिटी एंड फियर, कि आप में दया और डर का भावना उत्पन्न होगा ट्रेजेडी में, उसी तरीके से यहाँ पे भी इंडियन एस्थेटिक्स में 8 तरीके के रस बताए गए हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो 2 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, द फर्स्ट इज देयर आर 10 टाइप ऑफ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एज स्टेटेड इन नाट्य शास्त्र, एंड देयर आर 8 प्राइमरी इमोशनल स्टेट्स और 8 टाइप्स ऑफ रस हैज बीन मेंशन्ड इन भरतनाट्य शास्त्र। सो और ये सारी चीजें कहाँ से ली गई है, जैसे नाट्य शास्त्र में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से ज्यादातर इंफॉर्मेशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द 4 वेदास। तो उन वेदास से भी बोरोड किए गए हैं और कुछ चीजें भरत ने लिखे हैं, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, बिकॉज नाट्य शास्त्र इज एक्सेसिबल टू ऑल द कॉमन मासेस, बट वेदास वाज नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम का टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे। मतलब कि जो एक्चुअल टेक्स्ट है, जो अगर आपने बुक खरीद रखी है अभिज्ञान शकुंतलम की, तो जो चंद्रराजन वाला जो ट्रांसलेशन है, अगर वो आपने खरीद रखा है, तो यू शुड गो थ्रू द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। एक्ट वाइज आपको उसमें लाइन बाय लाइन मिलेगा। हम अपनी क्लास में लाइन बाय लाइन एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन हर एक्ट का, अभी तक हमने जनरल आउटलाइन देखा था, अब जो है वो हम एक्ट वाइज मैं आपको समरी बता दूंगा कि पहले एक्ट में क्या होता है, फिर दूसरे एक्ट में क्या, तीसरे एक्ट में क्या, फोर्थ एक्ट में क्या होता है, फिफ्थ में क्या, सिक्स्थ में क्या और सेवन में क्या। सो टेक्सचुअल एनालिसिस हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, सब एक्ट का जो नाम है वो मैंने लिख दिया है। एक्ट 1 इज द चेज, एक्ट 2 इज द कंसीलमेंट ऑफ द टेलिंग, एक्ट 3 इज द लव फ्रुक्शन, एक्ट 4 इज शकुंतला's डिपार्चर, एक्ट 5th इज द रेपुडिएशन ऑफ शकुंतला, 6th इज सेपरेशन फ्रॉम शकुंतला एंड 7 इज शकुंतला's प्रॉस्पेरिटी। तो प्रोलॉग से शुरू होता है। प्रोलॉग आपको पता ही है कि किसी भी ड्रामा के शुरुआत का जो पार्ट होता है, जैसे नॉर्मली ग्रीक ड्रामा में जो गॉडेस ऑफ पोएट्री हैं उनके प्रेयर से होता था, और अगर आप संस्कृत ड्रामा को देखें तो फ्रॉम द प्रेयर ऑफ महादेव और लॉर्ड शिवा, उससे प्रोलॉग से स्टार्ट होते हैं। और प्रोलॉग में थोड़े बहुत चेंजेस भी किए जाते हैं। जो नैरेटर है कहानी का, जो स्टोरी या जो डायरेक्टर है, वो आकर के कुछ बातें बताता है, या कोरस से शुरू किया जाता है। कोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो स्टोरी के बारे में बेसिक चीजें ऑडियंस को बताते हैं, या कुछ चीजें जो स्टेज पे परफॉर्म करके नहीं दिखाई जा सकती है वो बताते हैं। So the play begins with the prologue, and these are total acts, 7 acts. There exist in Abhigyan Shakuntalam. So before we start with all those acts, I will briefly introduce you with the Abhigyan Shakuntalam once more actually। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो हमने स्टोरी तो दिखा ही है, बट स्टिल कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूं, और कुछ एक चीजें जो आपको इसमें ध्यान रखना है। The first and foremost thing is Abhigyan Shakuntalam is one of Kalidas' famous play written in a mix of classical Sanskrit and Prakrit, reflecting the linguistic diversity of its time. कालिदास जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने उस समय आपको एक बात बताई थी, आई होप यू रिमेम्बर, कि कालिदास के राइटिंग स्टाइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वो एक से ज्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे। एंड सिमिलरली इन अभिज्ञान शकुंतलम he has used a mixture of Sanskrit and Prakrit. Sanskrit, which is being spoken by the upper class people, or the Brahman class, or the people from the royal families, whereas Prakrit is being used by the common people. तो ये जो लिंग्वल डाइवर्सिटी है ये उनके वर्क में आपको दिखता है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर। द सेकंड थिंग इज अभिज्ञान शकुंतला has been translates, the title translates the recognition of शकुंतला। अभिज्ञान का मतलब वो पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, कि जो दुष्यंत है वो शकुंतला को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सो द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला इज ट्रांसलेट, एंड इट इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। ये हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। Kalidas' skill as a dramatist is evident in his portrayal of complex character,
like Sakuntala and Dushyant, and he adds elements like curses and a ring to enhance the theme of love. देखो दोनों स्टोरी में जो अंतर है, अगर आप महाभारत की स्टोरी देखेंगे तो उसमें जो सेज दुर्वासा है उनके कर्स वाला जो एलिमेंट है वो नहीं आता है। जो रिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि अंगूठी गुम हो जाती है और जो अंगूठी रिंग वाला जो सीन है वो आपको महाभारत में नहीं। तो कालिदास is a great dramatist. He adds those elements which enhances the theme of love, जो इस स्टोरी का जो थीम है। एंड सिमिलरली जो कैरेक्टर्स प्रोड्यूस किए गए हैं वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर्स में डेप्थ है, ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल पोर्ट्रेयल किया गया है। सो अच्छा पोर्ट्रेयल किया है कालिदास ने, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। नाउ डिफरेंस और क्या है अगर थोड़ा सा देखेंगे, अनलाइक द ओरिजिनल सोर्स द प्ले डज नॉट कल्मिनेट इन द रॉयल पैलेस बट इन हेवनली हर्मिटेज, एडिंग अ यूनिक ट्विस्ट टू द स्टोरी। अगर आप महाभारत में देखेंगे तो शकुंतला जो है वो रॉयल पैलेस में ही उनको वो पहचान लेते हैं, बाद में एक आकाशवाणी होती है। बट यहाँ पे जो है इफ यू टॉक इन अभिज्ञान शकुंतलम मीन्स हाउ इन एपिक the play does not in epic the plays culminate in the royal palace, but in drama of Abhigyan Shakuntalam wo Dushyant and Shakuntala culminates in the heavenly hermitage and not in the royal palace। तो ये जो ट्विस्ट है कि वो लोग इस ड्रामा में पैलेस में नहीं मिलते हैं, वो लोग जाकर के मतलब उनका जो मिलन है वो आगे होता है दूसरी दुनिया में। तो ये डिफरेंस है एक आपको उस एपिक और ड्रामा में, कि महाभारत की ओरिजिनल स्टोरी से जो ड्रामा है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो द प्ले इज अ रोमांटिक ड्रामा दैट रेजोनेट्स विद द यूनिवर्सल इमोशन ऑफ फर्स्ट लव, सेपरेशन एंड रियूनियन। अगर आप देखेंगे कि किन इमोशंस पे ये ड्रामा बात करता है अभिज्ञान शकुंतलम का, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लव। बिकॉज Dushyant was totally attracted with the beauty of Shakuntala, तो love at first sight या first love का जो concept है उस concept को follow कर रहा है। Second is separation, they both get separated and in the end there is a reunion। तो love का theme, फिर separation और फिर reunion। This is the drama that the drama Abhigyan Shakuntalam resonates with the universal emotion of love, separation and reunion। इसके बाद अगर आप आगे जाएं, सो अभिज्ञान शकुंतलम इज वन ऑफ कालिदास। अच्छा ये तो हो गया। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो मैंने आपको जो है वो यहां तक बता दिया कि लव, सेपरेशन एंड रियूनियन। इसके बाद आप देखिए कि किन किन थीम्स को फॉलो किया गया है, आखिर ये ड्रामा में किस चीजों को बताया जा रहा है। तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ कालिदास टाइम। कालिदास के जमाने का जो सोशल और कल्चरल वैल्यू सिस्टम था, ये ड्रामा जो है वो उसको भी आपको दिखाता है। जैसे पॉइंट इज पोजीशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, कि शकुंतला को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग सन्स, बेटा होना कितना जरूरी है, इस वाले पॉइंट को भी दिखाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल शकुंतला इज ए मीन्स टू गेट अ सन फॉर दुष्यंत। शकुंतला वो साधन है जिसके जरिए दुष्यंत जो है वो एक बेटा चाहते हैं, दैट्स इट। एंड द इश्यूज रिलेटेड टू जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए शकुंतला को। ये तो 3 चीजें हैं अगर आप देखें, पोजिशन ऑफ वुमेन, सेकेंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सन्स एंड द थर्ड इज इशू रिलेटेड टू जस्टिस। ये 3 चीजें से ये डील करता है। एंड अगर एज वी हैव टू रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस प्ले, बहुत सारे क्रिटिक्स ये मानते हैं कि अगर आप किसी भी वर्क का ट्रांसलेशन करेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज ओरिजिनल लैंग्वेज में जो इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को ट्रांसलेशन में कैरी आउट कर पाना लिटरेचर में इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है कि किसी वर्क का ट्रांसलेशन करना उस वर्क की आत्मा की हत्या करने के बराबर। यू आर किलिंग द सोल ऑफ दैट वर्क इफ यू आर ट्रांसलेटिंग इट इन एनी अदर लैंग्वेज। बट अगर आप अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन देखें, विच हैज बीन डन बाय चंद्र राजन, द लूम ऑफ टाइम, which was मतलब it was published in the year 1989, और the कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम was translated in English language in the year 1989 by चंद्र राजन। बहुत सारे लोगों ने किया है, बट जो चंद्र राजन का जो ट्रांसलेशन है, he deserves appreciation for it, because in spite being a translated work, this work contains the same emotion as it was in the original Sanskrit। तो ट्रांसलेशन भी वो उस एसेंस को कैप्चर कर सकता है, ये आपको चंद्र राजन ने क्लियर किया है, मतलब स्टैब्लिश किया इस चीज को कि ट्रांसलेशन, डूइंग ट्रांसलेशन ऑफ ए लिटरेरी टेक्स्ट इज नॉट द किलिंग ऑफ द सोल ऑफ ए लिटरेरी टेक्स्ट और सोल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क। आप ट्रांसलेशन भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, ये चंद्र राजन और अच्छा ट्रांसलेशन किया है। इफ यू रीड, मैं कुछ एक लाइंस आपको ओरिजिनल टेक्स्ट की पढ़ के बताऊंगा आगे। So the text helps reader vividly imagine the settings and emotions of the character. Even though Sanskrit drama involved not just dialogue but also gestures, singing, dancing and miming. संस्कृत ड्रामा में सिर्फ डायलॉग्स नहीं थे, जैसे हमने पढ़ा था कि ड्रामा में का मतलब इज नॉट ओनली डायलॉग्स, इट आल्सो कंसर्न्स जेस्चर्स, सिंगिंग, डांसिंग एंड मिमिंग। So understanding the holistic performance aspect of Sanskrit drama is crucial for fully appreciating and enjoying the narrative. तो थोड़ा सा हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस का जो ये जो सेंस है, उसको अगर इस ड्रामा को समझना है तो वो समझना भी जरूरी है, मतलब एक पायसनेस के साथ वो प्रेजेंट किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे होता है। अब यहाँ के बाद जो शुरू होता है, विच इज द प्रोलॉग। कुछ इशू आ जा रहा है, एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड। So now here comes the prologue। अगर आप प्रोलॉग देखें, जैसे वो ड्रामा जो है वो शुरू होता है प्रोलॉग से, एंड एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, इट इज बेसिकली अ प्रेयर। द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉर्ड शिवा, the bearer of oblations offered with holy rites, that one who utters the holy chants, those who that order time, that which extend world pervading, in which sound flows, impinges on the ear, that which is proclaimed the universal womb of seeds, that which fills all forms that breathe with the breath of life. May the Supreme Lord of the universe, who stands revealed in these 8 forms, perceptible preserve you। The 8 forms are in order। ये जो 8 forms, ये लाइन नहीं है, यहाँ तक लाइन खत्म हो जाती है। तो 8 फॉर्म्स की बात की जाती है, जो 8 सुप्रीम लॉर्ड वो 8 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये 8 फॉर्म्स के नाम याद कर लीजिएगा: water, fire, priest, sun, moon, space, earth, air। This prologue is basically a prayer to the Lord Shiva, the first creator of the creator, the bearer of oblations, offers with holy rites। जो भी चीजें हैं सब उन्हीं को ऑफर की जाती हैं। The one who utters the holy chants, जो लोग पवित्र मंत्र पढ़ते हैं। Those who that order time, वो लोग जो समय को ऑर्डर देते हैं। That which extends world pervading, in which sound flows impinging on the ear। So the point is, this is basically a prayer in the prologue of Abhigyan Shakuntalam, in which those who stands reveal in these 8 forms, Lord of Universe 8 form में exist करते हैं, इस बारे में बात की गई है। And these 8 forms are water, fire, priest, sun, moon, space, earth and air। So priest is also a form of God। ये इसको मानना है कि जो पुजारी है वो स्वयं भी देवता है, ये बताने की कोशिश की गई है। जो साधु लोग हैं, जो सेज हैं। So the invocation, it is basically a invocation or a prayer, follows the epic tradition and seek blessings and inspirations from the divine। तो शुरुआत वही होती है इंस्पिरेशन लेकर के, thereby
sanctifying the play. Sanctifying is means making it pious, making it something very sacred, बहुत पवित्र बनाना. So the सूत्रधार, narrator or the director then addresses his actress or wife. और प्रोलॉग में फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि क्या सारे, मतलब देखो प्रोलॉग ऐसे शुरू होता है, आप इमेजिन करिए कि ड्रामा आपके सामने जो है वो चल रहा है और ऐसा है कि सूत्रधार जो नैरेटर है वो स्टेज पे आया और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या सारे एक्टर्स रेडी हैं, हम उनको एक प्ले दिखाने वाले हैं. और प्ले किंग दुष्यंत के बारे में, और फिर वो टाइटल इंट्रोड्यूस करता है विच इज द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला और अभिज्ञान शकुंतलम की ये हम प्ले दिखाने वाले हैं. और उन लोगों ने जब प्रैक्टिस की है उस बारे में बात करते हैं. फिर वो अपनी वाइफ को एक सॉन्ग सुनाने के लिए कहता है और वो अप्रैल मंथ का सॉन्ग सुनाती है विच इज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्प्रिंग समर सीजन का, अप्रैल मंथ नहीं, समर सीजन का एक सॉन्ग सुनाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है. सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन रिटन हियर. और फिर उसके बाद ड्रामा शुरू होता है, फिर एक्टर्स आते हैं और फिर एक्ट 1 स्टार्ट होता है. सो देन the Sutradhar, narrator, director then addresses the actress wife, introducing in the progress of the dialogue of play being performed for the audience. The narrator or director deftly moves to presenting the hero Nayak of the play, King Dushyant, as the latter arrives on a stage in full hunting regalia, chasing a fleet of antelope. और फिर एक्ट 1 स्टार्ट होता है कि जब किंग दुष्यंत जो है वो एक ब्लैक बक का पीछा करते हुए जंगल में चले आ रहे हैं. So from there the act 1 starts, which is known as the chase. So आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, प्रोलॉग तक ही. द चेज जो है वी विल कवर इट. एक्ट 1 से प्रोलॉग तक हम यहाँ रहने देते हैं. एक्ट 1, 2, 3 और 4 जो है 1, 2, 3 एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट. So thank you all for watching the video. Have a nice day.